नमस्कार, जय भीम साथियों। अम्बेडकर नामा एपिसोड नंबर 89 89 नंबर एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महार के ऊपर कि महार कौन थे, इसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या लिखा है। और इस विषय को जानने के लिए आप इंग्लिश के वॉल्यूम 17 पार्ट 2 पेज नंबर 137 से 150 तक आप देख सकते हैं। इनके इस लेख के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट में वो इसको विभाजित करते हैं। पहला पार्ट है महार कौन थे, दूसरा पार्ट है कि वे गांव से बाहर क्यों रहते थे, और तीसरा पार्ट है उनको अछूत के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। 3 पार्ट है। इसी हिसाब से मैं 3 पार्ट में महार कौन थे ये एपिसोड बनाऊंगा। तो चलिए अभी बात करते हैं पहले एपिसोड पे। ये पहले एपिसोड है महार कौन थे, इसकी हिस्ट्री जेनेसिस वो कैसे तलाशने की कोशिश करते हैं और क्या साबित करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर अपने लेख में। तो कहते हैं विल्सन को कोट करते हुए कि विल्सन हिस्टोरियन थे, कि विल्सन ने कहा है कि महाराष्ट्र शब्द की उत्पत्ति महार से हुई है, और सुझाव दिया कि महाराष्ट्र का अर्थ महारों का देश है। जैसे गुजरों का देश गुजराष्ट्र, स्वराज्य का देश सौराष्ट्र, उसी तरीके से महारों का देश महाराष्ट्र। लेकिन इस शब्द की उत्पत्ति पे कई तरह की आपत्ति दर्ज की गई। पहला जो दर्ज था कि महाराष्ट्र शब्द का अर्थ महार देश नहीं है परंतु महान देश है। और दूसरी जो आपत्ति थी वो ये थी कि महार जो वर्तमान में अपनी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत से इतने निम्न स्तर पर है, तो यह बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि वे इतिहास में कभी इस देश के शासक रहे होंगे, कभी भी प्रतिष्ठित तरीके से शासक इस देश के रहे होंगे। इस 2 आधार पर विल्सन के विचारों की आलोचना की गई थी। अब अम्बेडकर का मानना था कि कई कारणों से जो विल्सन के जो हाइपोथेसिस है वो हाइपोथेसिस टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि ये महाराष्ट्र महारों का देश था तो स्पष्ट है कि महार शेष जनसंख्या से भिन्न एक जनसंख्या, एक संप्रदाय के रूप में प्राचीन काल से ही अस्तित्व में होते और इसी नाम से इतिहास में जाने जाते हैं। यहाँ यह दिखलाने का कोई प्रमाण नहीं है कि महार एक संप्रदाय के रूप में, एक समुदाय के रूप में इतिहास में महार नाम से जाने जाते थे। आगे डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यदि हम बम्बई प्रांत तक सीमित रखें तो अस्पृश्य समुदाय में 3 प्रमुख समुदाय हैं। पहला महार, दूसरा चांभर और तीसरा मांग। इन तीनों में महार जो है सबसे बड़ा वर्ग है। यह आश्चर्य की बात है कि मांग एवं चांभर इतिहास में एक समुदाय के रूप में ज्ञात है, लेकिन महारों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। कि मनु ने कई वर्गों का उल्लेख किया है जिसको अस्पृश्य समुदाय के रूप में जाना जाता है। उसमें चांभर को विशेष रूप से अस्पृश्य समुदाय में रखा गया था, उसका उल्लेख किया गया था। मनु ने मांग का उल्लेख नहीं किया है, और संभवतः इसका कारण ये था कि जिस क्षेत्र से मनु परिचित था उस क्षेत्र में मांग नहीं थे। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर आगे कहते हैं कि अगर बौद्ध लिटरेचर को ध्यान में रखा जाए, अगर देखा जाए, तो उसमें मातंग के रूप में एक समुदाय अस्तित्व में है, जो मातंग ही बेसिकली मांग है, कि एक समुदाय अस्तित्व में है और उसकी जानकारी सभी को थी। परंतु न तो मनुस्मृति और न ही बौद्ध साहित्य में महार का एक संप्रदाय के रूप में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है।
इस जितने प्राचीन संकलन है, साहित्य हैं, इसमें महार का कोई उल्लेख नहीं है और न ही बाद के काल वाली स्मृतियों में भी महार शब्द का उल्लेख है एक संप्रदाय के रूप में। वास्तव में अम्बेडकर लिखते हैं कि मुसलमानों के आगमन तक किसी को महार शब्द की जानकारी नहीं थी और इसका पहला उल्लेख 1100 ईस्वी में 1100 AD में दयानेश्वरी नामक पुस्तिका में मिलता है, इसका पहला उल्लेख। इसके पहले महार शब्द का उल्लेख नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है। तो इन आंकड़ों को देते हुए, ऐतिहासिक प्रसंगों को देते हुए अम्बेडकर लिखते हैं कि अब हमें क्या सोचना चाहिए। क्या दयानेश्वरी से पहले प्राचीन काल में महार के रूप में कोई संप्रदाय नहीं था, ये पहली बात। या दूसरा, हम यह समझें कि एक संप्रदाय था जो किसी अन्य नाम से जाना जाता था, महार नहीं किसी दूसरे नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे इस आंकड़ों के साथ वो कहते हैं कि महार नाम का अस्तित्व न होने का मामला भी मिस्टर विल्सन के विचारों का खंडन करता है कि प्राचीन काल में महार नाम का कोई शब्द नहीं है। फिर कहते हैं कि यदि महार शब्द की जानकारी ही नहीं थी तो देश का यह नाम दिए जाने की भी संभावना बहुत कम है। महार के नाम पे महाराष्ट्र शब्द बनने की संभावना बहुत कम है। आगे लिखते हैं कि यदि मिस्टर विल्सन की हाइपोथेसिस को, उनकी परिकल्पना को सही माना जाए तो हम इस निष्कर्ष पे निश्चित रूप से पहुंचेंगे कि महार एक मूल निवासी थे और देश, जिसे अब महाराष्ट्र कहते हैं, में आर्यों के आने से पहले रह रहे थे। कहते हैं कि मैं निश्चित रूप से अनुभव करता हूँ कि मैं उन लोगों से पूर्णतया सहमत नहीं हूँ जिनका तर्क है कि महार इस प्रांत के मूल निवासी थे। कि अम्बेडकर बेसिकली महार को मूल निवासी नहीं मानते हैं और कई उदाहरण देते हैं, कई कारण इंस्टांसेस वो कोट करते हैं कि क्यों नहीं है। तो कहते हैं, और ये संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं मराठों के साथ। तो कहते हैं जहाँ महार नहीं है वहाँ मराठा भी नहीं है, और जहाँ महार है वहाँ मराठा है। और यह एक संयोग नहीं है बल्कि एक अभिन्न संबंध को दर्शाता है कि अगर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को ध्यान में रखा जाए तो यह विदित है कि मराठा एक कबीला संगठन है जिसे वे अपना कुल कहते हैं, जिनके अंदर अपना एक कुल होता है और उनका अपना एक देवता भी है। कि कुल और देवता पे बहुत सारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोगों ने काम किया है और उनके हिसाब से साझा कुल और एक साझा देवता रिश्तेदारी का सूचक है, रिश्तेदारी को की ओर संकेत करता है। इसको ध्यान में अगर रखा जाए तो महारों और मराठों में कुल की तुलना से बहुत महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं और वो कई इंस्टांस, कई उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि महारों में ऐसा कोई कुल नहीं है जो मराठों में नहीं है और मराठों में कोई ऐसा कुल नहीं है जो महारों में नहीं है। तो अगर एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ को ध्यान में रखा जाए तो साझा कुल रिश्तेदारी का सूचक है और महार एवं मराठों में रिश्तों के संकेत इससे मिलते हैं। लेकिन तब भी यह स्पष्ट है कि मराठा भी मूल निवासी नहीं है। यदि मराठा मूल निवासी होंगे तभी जाके महार मूल निवासी होंगे। आगे अंबेडकर लिखते हैं कि मराठा आर्य है या गैर आर्य है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई सर्वसम्मति नहीं बनी है। हिस्टोरियन रिजले का मत है कि मराठा आर्य नहीं थे और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ के बेसिस पे अपना कंक्लूजन दिया है। लेकिन कई विद्वानों ने रिजले के इस मत का खंडन किया है और उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि मराठा आर्य हैं और उन्होंने ये तर्क दिया कि आर्य आक्रमणकारी
की दो धाराएं थी, उनकी दो धाराएं थी और मराठा जो है वो दूसरी धारा से संबंधित हैं। तो इससे ये दोनों आर्गुमेंट के बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जो दूसरी परिकल्पना है कि मराठा दूसरी धारा से जुड़े हुए थे, कुछ समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि प्राचीन काल में महाराष्ट्र अरिके नाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र को अरिके नाम से जाना जाता था और इसका मतलब है आर्य प्रमुख। और कर्नाटक में अभी भी मराठों को कहा जाता है अरेर मेटिड, जिसका मतलब है आर्यन व्यक्ति, आर्यन व्यक्ति। तो मराठा को ये इस्टेब्लिश करते हैं आर्यों की दूसरी ब्रांच से। फिर लिखते हैं अम्बेडकर कि जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि महार मूल निवासी नहीं है। जो लोग अभी आंदोलन चला रहे हैं उनको इतिहास पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ बाबा साहब लिखे, क्या यही तो खेल है हिस्ट्री का। लिखते हैं कि इसके कुछ और तथ्य हैं जिस तथ्य पे ध्यान दिया जाना चाहिए। पहली बात है कि कुल की अत्यधिक संख्या इस बात का सूचक है कि महारों में भी राजपूत का दर्जा पाया जाता था, कि ब्राह्मणों में और मराठों में भी इस बात पर शास्त्रार्थ हुआ था कि मराठा क्षत्रिय हैं या नहीं। इस बात पे भी चर्चा हुई थी कि 96 कुल, जो कि राजपूतों के 96 कुल हैं, राजपूत कहते हैं कि 96 कुल, कि मराठों का कुल 96 कुलों में से एक हैं या नहीं। ये 96 सभी कुल राजपूतों के होते थे और इस हैसियत से उनके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं रहता। अब यह परीक्षण महारों पे किया गया कि महारों पे इस परीक्षण को आगे लेके चलते हैं। तो कहते हैं कि अभी सुझाव दिया गया कि अपनी सामाजिक हैसियत को बढ़ाने के लिए महारों ने राजपूतों के कुल को अभी उन्होंने स्वीकार किया है, उसको अडॉप्ट किया है। लेकिन अंबेडकर के अनुसार यह धारणा गलत है। और किस आधार पे अंबेडकर कह रहे हैं ये मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि महारों की यह लंबी परंपरा रही है कि वे सोमवंश से संबंधित हैं, जो कि क्षत्रियों की दो शाखाओं में से एक है, सूर्यवंश चंद्रवंश, सोमवंशी कहते हैं, दो शाखाओं में से एक है। और महारों के ये गोत्र काफ़ी प्राचीन समय से हैं, इसलिए इसको हाल में हस्तगत एडॉप्ट नहीं किया गया है। एक कहानी, एक सतारा स्टेट का एक यहाँ पे एग्जाम्पल कोट करते हैं और कहते हैं कि यह तथ्य इस बात से स्पष्ट है कि जब तक सतारा के अंतिम मराठा राजा प्रताप सिंह की हैसियत की ब्राह्मण द्वारा जांच नहीं कर ली गई, तब तक ब्राह्मण उन्हें क्षत्रिय मानने से इनकार करते रहे। ब्राह्मणों का एक दल जो प्रताप सिंह का पक्ष लेता था ने तर्क दिया कि भोसले कुल राजपूतों के 96 कुलों में से एक था और चूंकि राजपूत क्षत्रिय माने जाते थे, इसलिए प्रताप सिंह को भी क्षत्रिय के रूप में जाना जाना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा ब्राह्मणों का पक्ष था, उसने पूरे माहौल को एक पहेली बना दिया। उनका कहना था कि सिर्फ कुल को अगर आधार माना जाए तो सभी महारों को भी क्षत्रिय कहा जाना चाहिए, क्योंकि राजपूतों की तरह उनके भी कुल थे। तो कि परीक्षण के रूप में कुल की वैधता के अलावा वास्तविकता यह है कि महारों द्वारा कुल को एडॉप्ट करने की जो घटना है कोई नई नहीं है, कि कुल का रेफरेंस आखिरी मराठा राज्य के समय तक ब्राह्मणों के हवाले से हो जाता है। तो ये भी ये स्पष्ट करता है कि महार एक मूल नागरिक नहीं है। सो दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल जो कोट किया वो है संबोधन करने की प्रथा, और इसके बाद दाह संस्कार। 3-4 एग्जाम्पल कोट करते हैं कि संबोधन जो सम्मान सूचक जैसे कहते हैं, तो जैसे हम लोग जय भीम बोलते हैं, तो कौन कम्युनिटी किस तरह का सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल करता है, इसका उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने कहा कि
सम्मान के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द महारों के लिए अलग है। महार सम्मान के लिए जोहार शब्द का इस्तेमाल करते हैं और यह जो जोहार शब्द है निश्चित रूप से संस्कृत के शब्द योद्धार का विकृत रूप है, योद्धार का विकृत रूप है। ये भी सर्वविदित है, लिखते हैं आगे, कि प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों में संबोधन और सम्मान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रचलन था। ब्राह्मण नमस्कार करते थे और क्षत्रिय योद्धार का प्रयोग करते थे। इसके बाद कहते हैं कि अगर महार निम्न जाति या संप्रदाय के होंगे या विशेष रूप से मूल नागरिक होंगे तो उनको योद्धार शब्द के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। योद्धार शब्द अगर वो निम्न कुल के होते तो उनको योद्धार शब्द का इस्तेमाल कैसे करते, नहीं करते। लेकिन देखा जा रहा है कि महारों में जोहार जो है शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि योद्धार का विकृत रूप है। आगे वो कहते हैं कि चमारों और मांगों में सम्मान के शब्दों में काफ़ी अंतर है और वो क्षत्रिय की हैसियत के अनुसार दूर दूर तक उन शब्दों का कोई संबंध नहीं है। जैसे मांग फरमान शब्द का प्रयोग करते हैं, फरमान FURMAN फरमान शब्द का प्रयोग करते थे और यह शब्द जो है फरमान FARMAN फरमान शब्द का विकृत रूप है जिसका अर्थ होता है नियंत्रण। चमार जो है डफेरो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, DUFFARAO डफेरो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी उत्पत्ति के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं कि मैं बताने में अभी असमर्थ हूँ, लेकिन वास्तविकता यही रही होगी कि केवल महार जाति के लोग ही जोहार शब्द को सम्मानजनक शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, जिसका संबंध क्षत्रियों से रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं, जैसा कि अम्बेडकर लिखते हैं कि कोई संदेह नहीं कि मराठा भी एक समय जोहार शब्द का प्रयोग करते थे संबोधन के लिए आदर सूचक शब्द के रूप में। यह शिवाजी के शासनकाल में भी प्रयोग में था और शिवाजी ने भी खुद इस शब्द का इस्तेमाल किया था। यह भी भली भांति विदित है कि मराठों ने शिवाजी के बाद जोहार शब्द के स्थान पर राम राम शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन यह आश्चर्यजनक बात है कि महारों ने इस व्यवहार का अनुसरण नहीं किया, उन्होंने राम राम करना शुरू नहीं किया, उन्होंने जोहार शब्द का प्रयोग जारी रखा। और वैसी स्थिति में जबकि मराठों ने इसका प्रयोग छोड़ दिया था और राज्य ने सभी के लिए राम राम शब्द को लागू कर दिया था। यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर कुछ और अधिक व्याख्या करने की ज़रूरत है। इसके कई एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार कि जोहार का इस्तेमाल क्षत्रिय दर्जे का संकेतात्मक सिंबॉलिक शब्द है। तो ये जोहार संबोधन। तीसरा, दाह संस्कार के बारे में भी डॉक्टर अम्बेडकर चर्चा करते हैं और जो दाह संस्कार की जो पद्धति है उसको सब कॉम्परेटिव एनालिसिस करते हुए जो उनका फाइनल कंक्लूजन है कि आखिर महार कौन थे, तो वो कहते हैं कि महार मराठा रेस के थे और स्टेटस से क्षत्रिय थे। तो अपने अध्ययन के आधार पर इसके बाद अम्बेडकर साहब के बाद बहुत लोगों ने इस पर और रिसर्च किया होगा और मुझे लगता है इसमें डिफरेंट कंक्लूजन्स भी आए होंगे। लेकिन उस समय जिस समय ये लिख रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, उस समय इन्होंने महारों को क्षत्रिय साबित किया था। तो ये पहला पोर्शन है। दूसरे पोर्शन में जब आएंगे तब बात करेंगे कि उनको गांव से के बाहर रखने की प्रथा कब से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। तो ये जानना ज़रूरी है और मुझे लगता है जो साथी महारों के ऊपर जिन्होंने जेनेसिस पे काम किया होगा, कमेंट में आके लंबा पोस्ट लिखें, बताएं कि आगे के क्या रिसर्च है। शुक्रिया साथियों, लगातार बने रहिए और इसको कमेंट कीजिए, समीक्षा कीजिए, लोगों को सुनिए और सुनाइए
कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया साथियों, जय भीम।